साल पहले का वक्त है। दुनिया को रौंदती हुई सिकंदर आजम की लाखों की नाकाबिले शिकस्त फौज मशरिक वस्ता के एक तंग पहाड़ी दर्रे के सामने खड़ी है। गर्दो गुबार से आसमान तारीक हो चुका है और रोमी और यूनानी घोड़ों की टापों से जमीन कांप रही है। ये मकाम है पर्शियन गेट्स का। सिकंदर का ख्याल था कि वो बड़ी आसानी से इस दर्रे को अबूर करके फारस के अजीमुशान दारुल हुकूमत परसी को जलाकर राख कर देगा, लेकिन इस दर्रे में एक ईरानी जर्नैल खड़ा था जिसका नाम था आरियो बर्जनीस। इसके पास लाखों की फौज नहीं थी बल्कि चंद 100 सिपाही थे। आरियो बर्जनीस जानता था कि वो ये जंग नहीं जीत सकता, उसकी मौत यकीनी थी, लेकिन उसने अपने सिपाहियों की तरफ देखा और फैसला किया कि वो सिकंदर को आसानी से गुजरने नहीं देगा। वो आखिरी सांस तक, आखिरी तीर तक और खून के आखिरी कतरे तक लड़ेगा। वो क्यों लड़े? वो दुनिया को एक अबदी पैगाम देना चाहते थे कि एक ईरानी अपना सर तो कटवा सकता है लेकिन किसी हमला आवर के सामने झुका नहीं सकता। आज हजारों साल बाद ऐसा लगता है जैसे तारीख खुद को दोहरा रही है। खबरों में आप रोजाना पढ़ते हैं ब्रेकिंग न्यूज। आप सुनते हैं कि ईरान ने इसराइल पर एक ही रात में 500 मिसाइल दाग दिए। कभी खबर आती है कि ईरान एटमी हथियार बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, और कभी हम सुनते हैं कि अमेरिका की तरफ से न्यूक्लियर आबदोजे खलीज फारस में भेजने की धमकियां दी जा रही हैं। इन खबरों के बाद आपके जहन में बेशुमार सवालात उठते हैं। आखिर ईरान, अमेरिका, इसराइल और मगरबी यूरोप जैसे सुपर पावर के खिलाफ कैसे और क्यों उठ खड़ा हुआ? क्या ईरान वाकई पूरी दुनिया के लिए एक आलमी खतरा है या कोई जारे है, या फिर ये 6000 साल पुरानी तहजीब रखने वाली एक ऐसी कौम की बका की जंग है जिसे पिछले 125 सालों से मुसलसल दीवार से लगाने की, गुलाम बनाने की और उसके वसाइल लूटने की कोशिश की जा रही है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ईरान का नफ्सियाती ढांचा क्या है, ये कौम झुकती क्यों नहीं है, ये हार क्यों नहीं मानते, ये राख के ढेर से बार बार कैसे उठकर खड़े हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं और मैं हूं इमरान खान। ईरान की कहानी को समझने के लिए हमें सदियों का सफर करना होगा, क्योंकि अगर आप ईरान को सिर्फ 1979 के इस्लामी इनकलाब के चश्मे से देखेंगे तो आप कभी उसकी असल हकीकत नहीं जान पाएंगे। ईरान कोई आम मुल्क नहीं है, ये एक सिविलाइजेशन स्टेट है, यानी एक ऐसी स्टेट जो बहुत पुरानी तहजीब रखती है। इसकी जड़ें 6000 साल पुरानी है। इसको आप ऐसे समझ लें कि जब यूरोप के लोग जंगलों में जिंदगी गुजार रहे थे, उस वक्त ईरान की गलियां रात की तारीखी में भी चमकती दमकती थीं। यहां इलामी और बखामनशी, यहां इस तरह की सल्तनतें जो हैं वो कायम थी। उनका कानून, उनका नस्म व नस्क और बुनियादी ढांचा, वो हर चीज मौजूद थी। आज से तकरीबन 2500 साल पहले 6ठी सदी कबल मसीह में तारीख का सबसे रोशन बाब ईरान में ही लिखा गया। एक शख्स उभरता है जिसका नाम तारीख में साइरस द ग्रेट के नाम से याद किया जाता है। उसने एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी जो हिंदुस्तान के दरियाओं से लेकर अफ्रीका और यूनान के 3 बड़े आज़मों तक फैली हुई थी। लेकिन साइरस का असल कमाल उसकी तलवार नहीं था, उसका नजरिया था। वो दुनिया का पहला हुक्मरान था जिसने इंसानी हुकूक का तस्वुर पेश किया। उसने बाबुल को फतह करने के बाद मट्टी के एक सिलेंडर के ऊपर, जिसे आज भी दुनिया जानती है और साइरस सिलेंडर के नाम से वो पहचाना जाता है, मट्टी के एक सिलेंडर पर उसने वो बातें लिखी जो आज का अक़वाम मुत्तहिदा पूरी दुनिया को सिखाता है। मैं किसी पर अपना मजहब मुसल्लत नहीं करूंगा, गुलामों को आजाद किया जाएगा, हर कौम को अपनी सकाफत की आजादी होगी। इस कानून के तहत उसने यहूदियों को बाबुल की कैद से छुड़वाया और जेरूशलम वापस भेजा ताकि वो दोबारा से अपना टेंपल तामीर कर सकें, जिसे वो हैकले सुलेमानी कहते हैं। उस दौर में जब फातेह बादशाह सरों के मीनार बनाते थे, ईरान का बादशाह मजहबी रवादारी का कानून लिख रहा था। यह है वो बुनियाद जिस पर हर ईरानी आज के दिन तक फख्र करता है। उन्हें एक एहसास बरतरी है कि वो तहजीब के बानी है। डोनाल्ड ट्रंप भी अक्सर कहता है ना कि पूरी तहजीब मिटा दूंगा, तबाह कर दूंगा। तो वो ईरानी अपनी तहजीब के ऊपर बहुत फख्र करते हैं। लेकिन नाजरीन, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 330 कबल मसीह में सिकंदर आया। दुनिया उसे सिकंदर आजम कहती है। वो एक जालिम हमला आवर था ईरानियों की नजर में, जिसने उनका खूबसूरत दारुल हुकूमत जला दिया था। लेकिन तारीख जहां सिकंदर को याद रखती है, वहां पे आरियो बर्जनीस को भी भूल नहीं सकती, जिसने चंद 100 सिपाहियों के साथ पर्शियन गेट्स पर सिकंदर का रास्ता रोका और एक पैगाम दे दिया कि ईरानी अपना सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते। उस जर्नैल को जान बचाने का मौका मिला। उसके सिपाहियों ने कहा कि हम निकल सकते हैं, मगर उसने कबूल नहीं किया और उसने कहा कि हम शेर की तरह मरना पसंद करेंगे। और मरने से पहले अपनी सरजमीन और आबादी को देखकर उसने तारीखी जुमले बोले थे कि ऐ मेरी सरजमीन, तू हमेशा सलामत रहेगी। उसके बाद दुनिया के नक्शे पर एक रोमन सल्तनत उभरी, बहुत ताकतवर,
रोमन अंपायर, एक ऐसी सुपर पावर जिसके नाम से पूरी दुनिया कांपती थी। लेकिन तारीख में रोमन अंपायर को किसी ने नाकों चने चबवाए हैं और उनकी नींदें हराम की हैं तो वो ईरान की पार्थियन स्टेट थी। यानी ईरान की जो पार्थियन सल्तनत थी, उन्होंने 53 कबल मसीह में तारीख की मशहूर तरीन जंगों में से एक जंग लड़ी थी और उसे आज भी बैटल ऑफ कारहाय के नाम से जाना जाता है। ये रोम का सबसे ताकतवर और अमीर जर्नैल था। क्रासिस एक इंतहाई अजीम और भारी हथियारों से लेस फौज लेकर ईरान पर उसने चढ़ाई की। उसके मुकाबले में ईरानी सिपह सालार सोरीना की फौज बहुत छोटी थी, जिसमें ज्यादातर घुड़सवार और तीरंदाज थे। लेकिन सोरीना की जंगी हिकमत अमली बहुत कमाल थी। ईरानियों ने उस दिन एक नया हरबा इस्तेमाल किया जिसे पार्थियन शॉट कहा जाता है। यानी वो घोड़े पर पीछे की तरफ भागते थे और अचानक मुड़कर दुश्मन पर तीरों की बारिश कर देते थे। रोमन फौज इस अचानक और तेज रफ्तार हमले के सामने रेत की दीवार साबित हुई। हजारों रूमी फौजी मारे गए और क्रासिस का सर काट कर ईरानी बादशाह को पेश कर दिया गया। यह जंग आज भी बताती है कि ईरान बड़ी सुपर पावर्स की बड़ी फौजों से खौफजदा होने वाला मुल्क नहीं है। उसने कम तादाद और कम हथियारों के बावजूद ताकतवर फौजों का मुकाबला किया है। और फिर 13वीं सदी ईस्वी में ईरान पर एक बहुत बड़ी क्यामत टूटती है जिसका तस्वर करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चंगेज खान और हलाकू खान, इन लोगों ने यानी मंगोलों ने हमला कर दिया ईरान के ऊपर और ईरान की ईंट से ईंट बजा दी। ये ईरान की तारीख का सबसे तारीख और खूनी दौर था। मंगोलों ने शहरों के शहर सफायती से मिटा दिए, मर्दों, औरतों, बच्चों का कत्लेआम किया, इंसानों की खोपड़ियों के मीनार बनाए, ईरान के अजीमुशान नहरी और आबपाशी के निजाम को तबाह बर्बाद कर दिया जिसने ज़राअत को सदियों पीछे धकेल दिया। बगदाद और नीशापुर की अजीम लाइब्रेरियों को जलाकर राख कर दिया। तारीख में यह कहा जाता है कि दरियाओं का पानी पहले इंसानी खून से सुर्ख हुआ और फिर वहां मौजूद किताबों की स्याही से काला पड़ गया। बज़ाहिर ऐसा लगता था कि ईरान और इसकी तहजीब हमेशा के लिए मिट चुकी है, लेकिन यहां तारीख का एक और हैरत अंगेज मौजदा होता है। ईरान ने मंगोलों को मैदान जंग में तो शिकस्त नहीं दी, लेकिन सकाफत और सॉफ्ट पावर के मैदान में इबरतनाक शिकस्त दे दी। कुछ ही दहाइयों के बाद वो जालिम मंगोल जिन्होंने ईरान को तबाह किया था, वो खुद फारसी बोलने लगे, ईरानी लिबास पहनने लगे, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और ईरानी वुज़रा से हुकूमत चलाने के तरीके सीखने लगे। ईरान ने अपने कातलों और फातहीन को ही ईरानी बना लिया था। वो जानते हैं कि तलवार से हारी हुई जंग कलम और कल्चर से कैसे जीती जा सकती है। जबान, अदब और सकाफत के जरिए उन्होंने अपनी शनाख्त को मरने नहीं दिया, जबकि उन्हें मारने वालों ने अपनी शनाख्त को वहां कत्ल होते हुए देखा। अब जरा आगे बढ़ते हैं और 20वीं सदी ईस्वी की तरफ आते हैं, जहां तेल की दरियाफ्त होती है। ईरान वैसे तो खुशकिस्मत है, वहां बहुत तेल निकल आया, लेकिन वही तेल ईरान के लिए अजाब बन गया। 1901 में एक अंग्रेज विलियम डी आरसी ने ईरान के कमजोर बादशाह से एक मुआहिदा किया और जब 1908 में तेल निकल आया तो बरतानिया की नीयत बदल गई। एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी कायम हुई जिसे आज भी बीपी के नाम से या ब्रिटिश पेट्रोलियम के नाम से दुनिया जानती है। मुआहिदा इस तरह का किया गया, ये तो खुली डकैती थी। ईरानी तेल के मुनाफे का 84% हिस्सा बरतानिया ले जाता था और 16% थोड़ा सा हिस्सा जो बचता था वो ईरान को मिलता था। बरतानवी बहरिया ईरान के तेल पर पूरी दुनिया पर राज कर रही थी और ईरान के अपने बच्चे भूख से मर रहे थे। सन 1951 में इस जुल्म के खिलाफ ईरान में एक मर्द मुजाहिद खड़ा हुआ। ईरान के मुंतखब जमहूरी वजीर आजम डॉक्टर मोहम्मद मुसद्दिक, उन्होंने एक ही झटके में बरतानवी कंपनी को बाहर निकाला और तेल को नेशनलाइज कर लिया। यह मगरब के मुंह पे एक बड़ा जोरदार तमाचा था। जब बरतानिया को कोई समझ नहीं आई तो वो अमेरिका के पास गया और झूठा प्रोपेगेंडा किया कि मुसद्दिक रूस के साथ मिलकर कम्युनिस्ट बन रहा है। सीआईए ने 1953 में बरतानिया की MI6 से मिलकर तारीख का सबसे शर्मनाक और खुफिया ऑपरेशन किया, जिसे ऑपरेशन अजेक्स के नाम से आज भी जाना जाता है। ईरानी फौज के गद्दार जर्नैलों को खरीदा गया, सड़कों पर पैसे बांटकर हंगामे करवाए गए और एक हंसती खेलती जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलटकर रजा शाह पहलवी को कठपुतली बादशाह बनाकर मुसल्लत कर दिया गया। जो अमेरिका आज ईरान में जमहूरियत का राग अलापता है ना, उसने अपने तेल के मफादात के लिए ईरान की हकीकी जमहूरियत का अपने हाथों से उस दौर में गला घूंटा था। शाह के दौर की पुरानी तस्वीर दिखाकर दुनिया को यह समझाया जाता है कि ईरान कितना लिबरल और मॉडर्न था, लेकिन वो सिर्फ तेहरान के सिर्फ थोड़े से अमीर लोगों की एक झलक है। पसे पर्दा 90% ईरान गुर्बत और खौफ के साए में जी रहा था। शाह ईरान खलीज में ईरान का पुलिसमैन ऑफ द गल्फ यानी चौकीदार बन चुका था और उसकी एक खुफिया एजेंसी भी थी जिसका नाम था सवाक, और इस एजेंसी को खुद सीआईए ने और इसराइल की मोसाद ने ट्रेनिंग दी थी, जिसका काम हर मुखालिफ आवाज को उठाना, टॉर्चर करना और गायब कर देना था।
پھر ایک وائٹ ریولوشن کے نام سے بھی انہوں نے قوم کے ساتھ ایک مذاق کیا اور مغربی مفادات کا تحفظ کیا. پھر لوگوں کا پارا چڑھتا گیا. ایک واقعہ ہوا جس کے بعد ایک دم صورتحال بدل گئی. 19 اگست 1978 کو ایک ریکس سینما ہے وہاں پہ آگ لگ گئی. جب ایران کے شہر آبادان میں سینما ریکس کو آگ لگا دی گئی جس میں 377 سے 470 کے بیچ میں افراد بتائے جاتے ہیں کہ وہ ہلاک ہو گئے. یہ واقعہ اس وقت شروع ہوا جب 4 افراد جو اسلامی انتہا پسندی سے متاثر تھے انہوں نے عمارت پر ایندھن ڈالا اور اس پر آگ لگا دی. عوام کے اندر نفرت کا یہ لاوا آخرکار پھٹ پڑا. اچھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جس کو اس لیے کیا گیا شاہ کی حکومت کی جانب سے تاکہ عوام کے اندر جو ایلیمنٹ حکومت کے خلاف ہیں ان کے اوپر کارروائیاں ڈالی جا سکیں. اب ہوا یہ کہ 16 جنوری 1979 کو پہلوی کو ایران چھوڑنا پڑ گیا. لوگ بہت غصے میں تھے اور احتجاج بڑھتا چلا جا رہا تھا اور وہ جلا وطن ہو گیا. اپنے آپ ہی اپنا ملک چھوڑ کر چلا گیا اور اپنی ذمہ داریاں ایران کے ریجنسی کونسل اور شاپور بختیار جو کہ اپوزیشن کا ایک وزیر اعظم تھا اس کے سپرد کر دیں. 1 فروری 1989 کو خمینی حکومت کی دعوت پر واپس آئے. کئی لاکھ لوگوں نے روح اللہ خمینی کا استقبال کیا. تہران میں وہ اترے تھے. شاندار استقبال تھا. عوام کے اندر نفرت کا یہ لاوا پھٹ پڑا تھا اور خمینی کی قیادت میں جو انقلاب آیا وہ صرف مذہبی نہیں بلکہ ایک سخت سامراج دشمن انقلاب تھا. ان کا ایک بڑا واضح نعرہ تھا. وہ یہ کہتے تھے نہ شرقی نہ غربی، یعنی نہ ہم امریکہ کے غلام ہیں اور نہ ہم روس کے غلام ہیں، ہم صرف ایک آزاد ایران ہے. یہاں ایک بات میں کلیئر کر دوں، اور کئی حوالوں سے ایرانی انقلاب کے بعد بننے والی حکومت پر انگلیاں اٹھائی جاتی رہی ہیں. سپریم لیڈر کے کردار پر، ان کے غیر معمولی اختیارات پر سوالات اٹھتے رہے ہیں، جبکہ ایران میں جمہوریت کے نام پر اٹھنے والی مخالف آوازوں کو طاقت سے کچلا بھی گیا ہے. مغربی میڈیا میں اس میں بہت ساری خبریں پھیلائی جاتی ہیں، بہت ساری کہانیاں سنائی جاتی ہیں، مگر وہ ساری سچ نہیں ہے اور نہ ہی وہ ساری جھوٹ ہیں. ایرانی رجیم کے حمایتیوں کے بقول امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے پے در پے حملوں اور لگاتار سازشوں نے ایرانی حکومت کو اندرونی طور پر بھی سخت پوزیشن لینے پر مجبور کیا ہے. بہرحال یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ صرف ایران کی اور اس کی مزاحمتی تاریخ کی. ایران کے اندر جمہوریت ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. ابھی اس نئے انقلاب کو صرف 18 مہینے ہوئے تھے، یعنی خمینی آئے، انہوں نے 18 مہینے گزارے تو اس کے بعد ایران کے اوپر جدید تاریخ کی سب سے ہولناک جنگ مسلط کر دی گئی. 22 سپتمبر 1980 کو صدام حسین نے، جو اس وقت عراق کا حکمران تھا، اس نے ایران پر حملہ کر دیا. اس جنگ کا آپ توازن دیکھیے، ایک طرف اکیلا ایران تھا جس کا سارا دفاعی نظام انقلاب کی وجہ سے بکھر گیا تھا، اور دوسری طرف صدام حسین جسے امریکہ کی سپورٹ تھی، فرانس لڑاکا طیارے دے رہا تھا، جرمنی کیمیکل ہتھیار بنانے کا سامان دے رہا تھا، خلیجی ممالک اس کو اربوں ڈالر نقد فراہم کر رہے تھے. تو یہ 8 سال تک جنگ چلتی رہی. ایرانی شہروں پر اندھا دھند میزائل برسائے گئے، تہران کی گلیوں میں بمباری ہوئی اور معصوم عوام پر کیمیکل گیس کا استعمال کیا گیا، جس کے زخم جو ہیں وہ آج بھی بہت سارے مقتولین کی شکل میں موجود ہیں. آج بھی وہ اثرات موجود ہیں ایران میں. جنگ کے آغاز میں ایران کے پاس کوئی بیلسٹک میزائل پروگرام نہیں تھا کیونکہ مغربی اتحادیوں نے اسلحے کی سپلائی ایران کو بند کر دی تھی. ایران صرف اپنی فضائیہ کے طیاروں اور روایتی توپ خانے پر انحصار کر رہا تھا، جبکہ عراق سوویت یونین کے اسکڈ بی میزائلوں سے ایرانی شہروں کو نشانہ بنا رہا تھا. لیکن 1984 میں، یعنی 4 سال مار کھانے کے بعد، ایران نے اس کا توڑ ڈھونڈ لیا. اس نے شمالی کوریا سے ہواسانگ 5 اور لیبیا جیسے ذرائع سے اسکڈ بی میزائل حاصل کیے اور عراقی دارالحکومت بغداد کو لگاتار نشانہ بنانا شروع کر دیا. تاریخ اس واقعے کو شہروں کی لڑائی یا وار آف سٹیز کے نام سے یاد کرتی ہے. یعنی ایک طرف تہران تھا، ایک طرف بغداد تھا اور بمباری چل رہی تھی. ٹیکنالوجی اور عالمی سپورٹ کی اس قدر کمی کے باوجود ایران اس جنگ میں 8 سال تک ڈٹا رہا. صدام کا چند دنوں میں فتح کرنے کا جو خواب تھا وہ چکنا چور ہو گیا اور لاکھوں جانوں اور تباہ شدہ معیشت کے ساتھ یہ جنگ 1988 میں ختم ہو گئی. اس تلخ تجربے نے، یہ جو جنگ کا ہوا، ایرانی قیادت کو ایک حتمی سبق سکھا دیا کہ مصیبت میں دنیا میں تمہارا کوئی دوست نہیں ہوتا، تمہیں اپنا دفاع خود کرنا ہوگا. آج جو آپ ایران کا خطرناک میزائل پروگرام دیکھ رہے ہیں یا پاسداران انقلاب دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی شوق سے نہیں بنایا گیا بلکہ اسی جنگ کا پیدا کردہ دفاعی حصار ہے. امریکہ نے ایران پر تاریخ کی سخت ترین پابندیاں لگائیں تاکہ اس کی معیشت تباہ ہو جائے اور عوام سڑکوں پہ آ جائیں. کینسر کی دوائیاں تک روک دی گئیں. لیکن ایران نے گھٹنے ٹیکنے کی بجائے اپنی ایک مزاحمتی معیشت اور خود انحصاری کا ایک ماڈل بنا لیا. جب انہیں دنیا سے کچھ نہیں ملا تو انہوں نے خود اپنے ڈرونز بنانے شروع کر دیے، اپنے سیٹلائٹ خلا میں بھیجے، اور آج ایران نینو ٹیکنالوجی اور سٹیم سیل ریسرچ میں دنیا کے صفحے اول کے ممالک میں سے ایک ہے. مغرب الزام لگاتا ہے کہ ایران حزب اللہ، حماس اور حوثیوں کو سپورٹ کر کے خطے میں مداخلت کر رہا ہے.
लेकिन जरा नक्शे पर आप नजर दौड़ाएं, अफगानिस्तान, इराक और हर जगह पे आसपास अमेरिका मौजूद है। खलीज फारस में अमेरिकी बहरी बेड़े खड़े हैं और तुर्की में नेटो का बहुत बड़ा साजो सामान है, वहां पे बेसिस बनी हुई है। ईरान चारों तरफ से दुश्मन के अड्डों में घिरा हुआ है। अभी अफगानिस्तान से तो थोड़ा अर्सा पहले अमेरिका निकला, वो वापस भी आना चाहता है। तो जनरल कासिम सुलेमानी का एक नजरिया था और बड़ा वादे था। उसने कहा कि अगर हम दाइश और अमेरिका से इराक और शाम के मैदानों में नहीं लड़ेंगे तो हमें तेहरान और इस्फहान की गलियों में यही जंग लड़नी पड़ेगी, जिसे मगरबी मुमालिक दहशतगर्दी कहते हैं। खित्ते के करोड़ों लोग उसे इसराइल की तौसीह पसंदी के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक दिफा या हिकमत अमली मानते हैं। और अब आते हैं इस मुद्दे पर जिस पर सबसे ज्यादा वावेला किया जाता है, और वो है ईरान का एटमी प्रोग्राम। क्या ईरान वाकई रातों रात एटम बम का धमाका करने वाला है? इसमें भी तारीख का एक इंतहाई दिलचस्प और मुनाफिकाना मोड़ है। दुनिया समझती है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम इनकलाब के बाद शुरू हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। ईरान में एटमी प्रोग्राम 1950 की दहाई में, खास तौर पर 1957 में खुद अमेरिका ने अपने हाथों से शुरू करवाया था। जी हां, अमेरिका ने करवाया था और उस वक्त इसको नाम दिया गया था एटम फॉर पीस। और शाह ईरान की उस वक्त हुकूमत थी, वो अमेरिकन को बहुत पसंद थे, तो ईरान को एटमी रिएक्टर टेक्नोलॉजी और यूरेनियम ये फराहम किया गया था। तब ये प्रोग्राम बिल्कुल हलाल था, जायज था, और उस पर कोई खतरे की घंटी भी नहीं बजती थी, क्योंकि शाह ईरान इनका अपना फर्माबरदार दोस्त था, इनका अपना वफादार था। लेकिन जब 1979 का इनकलाब आया और ईरान एक खुद मुख्तार मुल्क बन गया, तो अचानक मगरबी दुनिया को शक होने लगा कि ईरान बिजली नहीं बल्कि एटम बम बना रहा है। हालांकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने बाकायदा शरई तौर पर एक फतवा जारी किया था कि एटमी हथियार, कीमियाई और बायोलॉजिकल हथियार बनाना और इस्तेमाल करना इस्लाम में हराम है, क्योंकि ये मासूम इंसानों का कत्लेआम करते हैं। 2015 में एक तवील सफारती अमल के बाद ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान एक तारीखी मुआहदा हुआ, जिसे JCPOA कहते हैं। बराक ओबामा ने उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ईरान ने दुनिया के सामने अपना प्रोग्राम इंतहाई महदूद कर दिया और सख्त तरीन आलमी निगरानी कबूल कर दी। ईरान ने अपना निगरानी का वादा पूरा किया, लेकिन फिर 2018 में डोनाल्ड ट्रंप आया और उसने ये बगैर किसी सबूत के यकतरफा तौर पर इस बैनुल-अक़वामी मुआहदे को फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया और ईरान पर दोबारा सख्त पाबंदियां लगा दी गई। आज अगर ईरान दोबारा यूरेनियम अफसूदगी कर रहा है तो इसका 100% जिम्मेदार अमेरिका है, जिसने एक मुआहदा तोड़ा। आज ईरान का मौक़िफ़ यह है कि हम बम नहीं बनाना चाहते, लेकिन हम एटमी ताकत बनने की पूरी सलाहियत हासिल करना चाहते हैं, ताकि हमारे लिए एक आलमी इंश्योरेंस का काम करे। क्योंकि तारीख गवाह है कि इस जंगल के कानून वाली दुनिया में कमजोर को जीने का हक नहीं दिया जाता। जिसके पास ताकत नहीं होती उसे लीबिया और इराक की तरह तबाह कर दिया जाता है। ईरान इस वक्त यूरेनियम अफसूदगी के 60% लेवल तक पहुंच चुका है। साइंस के मुताबिक 60% से 90% तक जाना महज चंद दिनों या हफ्तों का खेल है। यानी ईरान इस वक्त एक थ्रेशहोल्ड न्यूक्लियर स्टेट बन चुका है। लेकिन अगर बात करें ईरान के मिसाइल टेक्नोलॉजी की, तो वो अब सिर्फ स्कड मिसाइलों तक महदूद नहीं रहा। आज ईरान के पास ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों का मशरिक वस्ता का सबसे बड़ा जखीरा मौजूद है। उनके शाहिद 136 ड्रोन ने आलमी जंगी हिकमत अमलियों को बदल कर रख दिया है। लेकिन सबसे बड़ा और डरावना ख्वाब जो है वो हाल ही में उसने दुनिया को दिखाया, और वो उनके हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, यानी फतह 1, फतह 2। ये मिसाइल बहुत डेंजरस हैं। ये ठोस ईंधन से उड़ते हैं और बहुत खतरनाक मिसाइल हैं। 1500 किलोमीटर तक मार सकते हैं। और ईरान ने ज़ेरे जमीन पहाड़ों के अंदर बहुत मीलों लंबे मिसाइल सिटीज बना ली हैं, जहां पे कोई और बम नहीं जा सकता, उनको तबाह नहीं किया जा सकता, और जहां से बटन दबाकर सैकड़ों मिसाइल ईरान एक साथ फायर कर सकता है। यह वो ताकत है जिसने आज अमेरिका और इसराइल को बराह रास्त ईरान पर हमला करने से रोका हुआ है। ईरान की 6000 साला कहानी, उसका नफ्सियाती ढांचा और उनका तर्ज अमल हमें एक बात सिखाता है कि सुपर पावर चाहे कितनी ही जालिम और ताकतवर क्यों ना हो जाए, वो कौम को हरगिज शिकस्त नहीं दे सकती। और उस कौम को तो बिल्कुल नहीं जो अपनी मट्टी, अपने कल्चर और अपनी इज्जत का सौदा करने से मौत को तरजीह देती हो। सिकंदर आजम आया, चला गया। रूमी आए, हार गए। मंगोल आए और इनकी तहजीब में कहीं गुम हो गए, और बरतानवी राज अपने तकब्बुर समेत मिट गया। लेकिन ये खित्ता, ये ईरान आज भी सीना तान कर वहीं खड़ा है। ईरान की तारीख बादशाहों, जंगों या सियासत की कहानी नहीं है, बल्कि यह मुजामत, सब्र और बका की दास्तान है। वक्त के हर मोड़ पर दुनिया ने उसे बदलने की कोशिश की, लेकिन ईरान हमेशा अपनी शराइत पर खड़ा रहा। शायद इसीलिए आज भी मशरिक वस्ता की सियासत हो, आलमी ताकतों की कशमकश हो या तहजीबों की बहस हो, ईरान का नाम हर जगह नुमाया दिखाई देता है। ईरान की कहानी चंद हाकमों और सिपह सलारों की मोहताज नहीं है,
بلکہ یہ کہانی ایک ایسی قوم کی ہے جس کے پاس دنیا کا سب سے پرانا قدیم ملک ہے اور سب سے پرانی تہذیب ہے، جس کی حفاظت ان کی گھٹی میں ہے۔ یاد رکھیے گا، کچھ قومیں صرف زمین کے نقشے پر موجود نہیں ہوتی، وہ تاریخ کے صفحات پر اپنا وجود ہمیشہ کے لیے لکھ دیتی ہیں۔ یہ سفر اس بات کا ثبوت ہے کہ وقت کے فرعونوں کا غرور آخر کار ڈوب جاتا ہے، لیکن مزاحمت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب مغرب اور دنیا کو ایران کو فتح کرنے یا مٹانے کے خواب چھوڑ دینے چاہیے اور انہیں ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کرنا سیکھنا ہوگا، کیونکہ یہ وہ قوم ہے جس نے ثابت کیا اپنی تاریخ میں کہ یہ سر کٹاتی ہے لیکن جھکاتی نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔